मंच पर उपस्थित हम सबके प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस भारत माता की प्रगति और विकास के लिए समर्पित किया है। देश के अग्रणीय नेताओं को, जनसेवकों को राह दिखाया है। ऐसे हमारे अपने श्री भैया जी जोशी जी, मंच पर आसीन हमारे अपने माखन सिंह जी, दर्शक गृह में बैठे हुए हमारे अपने आदरणीय सत्यनारायण जटिया साहेब, श्री भैया जी जोशी, उज्जैन के हमारे सांसद अनिल फिरोजिया साहेब, बहादुर सिंह जी, तुलसी सिलावट जी, मंच पर आसीन जिन्होंने संस्कृति और सभ्यता का परचम लहराने का एक संकल्प लिया है, ऐसी हमारी प्रदेश की कैबिनेट मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, मंच पर आसीन अतुल जैन साहेब, अनुपम मिश्रा साहेब, विपाश उपाध्याय जी, और दर्शक गृह में और ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए हमारे सभी महानुभाव भाई और बहनों, एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम हमारे संस्थाओं ने मिलकर एक नई चेतना, एक नई शुरुआत, एक नई सोच और विचारधारा केवल भारत में नहीं लेकिन पूरे विश्व में और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर मैं कहूं तो पूरे ब्रह्मांड में दोबारा उत्पन्न करने की एक कोशिश इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आधार पर आयोजित की जा रही है। पंच महाभूतों पर परिचर्चा, चाहे आकाश हो, जो कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किया गया, चाहे जल हो, जो कार्यक्रम भगवान महाकाल की नगरी में आयोजित किया जा रहा है, चाहे वायु हो, जो उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, चाहे भूमि हो, जो संगोष्ठी काशी के पवित्र धाम और माटी में आयोजित की जानी है, और चाहे अग्नि हो, जो आने वाले सत्र में कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। पूरे ब्रह्मांड का समावेश, पंच महाभूतों का समावेश, भारत के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, चारों दिशाओं में यह कार्यक्रम आयोजित होना अपने आप में भारत के लिए ऐतिहासिक नहीं लेकिन विश्व स्तर यह एक ऐतिहासिक घटना है मेरे भाई और बहनों।
जैसे अतुल जी ने अभी कहा, हम मानव जाति में एक जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। हजारों वर्षों से जब इस ब्रह्मांड में मनुष्य को बनाया गया, वो जन्म मनुष्य का हुआ तो प्रकृति की गोदी में हुआ था। और जैसे मानव जाति बढ़ती गई, मनुष्य और मानव जाति जो प्रकृति के गोद में पैदाइश के बाद पालन पोषण इस प्रकृति ने किया, इस आकाश ने किया, इस जल ने किया, इस वायु ने किया, इस भूमि ने किया, इस अग्नि ने किया, इन हजारों वर्षों में आज मानव जाति प्रकृति पर हावी होना शुरू हो चुकी है। और हमारे पुरुषार्थ में लिखा गया है कि जिस हाथ ने आपको पाला परोसा है, जिस मां ने आपको जन्म दिया है, चाहे वो मां भूमि हो, चाहे वो मां आकाश हो, चाहे वो मां जल हो, चाहे वो मां अग्नि हो, चाहे वो मां भूमि हो, उस मां का मान सम्मान नहीं किया तो फिर अंत में मानव जाति अपना ही अंत कराएगी। और यह प्रकृति का एक निरंतर चक्र होता है। हजारों साल पहले एक आइस एज आया था, बर्फ की शीतलता की समय आई थी, जब पूरी पृथ्वी को, वहां हर जीते हुए जानवर हो, मनुष्य हो, कोई भी जीता हुआ प्राणी हो, उसका अंत हो चुका था। और उस अंत में एक नई शुरुआत हुई थी प्रकृति के द्वारा, इसी सोच और विचार के साथ कि आने वाले समय में जो मानव जाति उत्पन्न होगी, वो मानव जाति एक संगम और एक संतुलन के साथ आगे चलेगी। लेकिन आज दोबारा हजारों साल बाद वही चुनौतियां हमारे सामने हैं। और आज विकास और प्रगति की दौड़ में ये हमें निरंतर प्रयास करना होगा कि प्रकृति को हम ना कुचलें। और उसका परिणाम भी आज हमारे सामने आ रहा है। चाहे ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करें, वातावरण में जो मौसमों में जो अंतर आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है जहां सूखा होता है, जहां सूखा आ रहा है जहां बाढ़ आती थी। यह सब एक संकेत है हम सब के लिए, मेरे भाई और बहनों। इट इज अ वार्निंग फॉर ऑल ऑफ अस that nature is holding herself back. प्रकृति एक मौका हमें दे रही है कि अपने आप को दुरुस्त करो, सावधानी बरतो। और आज ये सुजलाम संगोष्ठी का विषय जो जल पे है, वो विषय भी अति महत्वपूर्ण है। और इस विषय पर संगोष्ठी करना, इस विषय
पर संगोष्ठी करके जो अमृत निचोड़ के रूप में निकलेगा, उस पर हम सबको, चाहे जिंदगी के जिस मोड़ पे भी हम लोग खड़े हों, जो जनसेवक हों, जो समाज सेवक हों, व्यापारी हो, डॉक्टर हो, हम सबको इससे सीख अपनाकर अपने जीवन में वो धारणा उत्पन्न करनी होगी। और आज जब जल की हम बात करते हैं, जल संरक्षण, ये आज समय की मांग नहीं है, समय की आवश्यकता है, समय की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र ने भी 1999 में जो रिपोर्ट पेश की थी, 50 देशों के सारे विशेषज्ञों ने और वैज्ञानिकों ने मिलकर रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट का निचोड़ जो निकला था कि पेयजल की किल्लत सबसे बड़ी चुनौती पूर्ण दुनिया के समस्त इस आने वाले सदी में होने वाली है। एक तरफ हमारी बढ़ती जनसंख्या, 850 करोड़ लोग आज इस पृथ्वी पर, बढ़ती जनसंख्या के साथ नदियों और जलाशय में बिगड़ती हालत, गांव में तालाब सूख रहे हैं, और स्थानीय नदी तो छोटे छोटे नदियां हमारी तो लुप्त हो रही हैं। और इस वातावरण में यह स्पष्ट हो चुका है कि संदेश मानव जाति को भेजी गई है कि हम संरक्षण करें एक सुनहरे काल के लिए, हम संरक्षण करें एक सुनहरे कल के लिए, क्योंकि जल है तभी कल है। इस पंक्ति में कई मायने हैं और ये कोई नई बात नहीं है। विश्व भर में लोग इस पर, वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं, पर भारत माता के लिए नई बात नहीं है। हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में, हमारे परंपरा में जल संरक्षण का अति पुराना इतिहास है। हड़प्पा काल से मुगल काल की शुरुआत तक जल संग्रहण में जो तकनीकें अपनाई गई थी, जो शोध किया गया था, जिस तरीके से जल संरक्षण किया जाता था, उसका पूर्ण इतिहास और स्टडी आज तक विश्व भर के वैज्ञानिक कर रहे हैं। तो जहां एक तरफ हड़प्पा काल की हम बात करें, वहीं हम वैदिक काल की अगर हम बात करें, हमारे वैदिक साहित्य की हम बात करें, तो प्राचीन इतिहास में हमारे वैदिक काल में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि आपोहिष्टा मयो भ स्थान ऊर्जे दधातनन, अर्थात कि पंच तत्वों के बिना और जल ही जीवनदाय एक पंच तत्व का भाग है, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। ऋग्वेद के समय भी अगर हम देखें तो कई अंश हैं ऋग्वेद में इसी विषय पर। और तो और क्या कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में, भारतीय समाज में शायद भारत ही एक ऐसा देश है पूर्ण दुनिया में जहां मां का दर्जा नदियों को दिया जाता है।
चाहे गंगा मैया की हम बात करें, चाहे यमुना मैया की हम बात करें, चाहे नर्मदा मैया की हम बात करें, तो ये हमारे संस्कारों का भाग है, हमारे सभ्यता का भाग है, हमारे इतिहास का भाग है, हमारे धर्म का भाग है, हमारी संस्कृति का भाग है, हमारे जीवन का भाग है। वो मान और सम्मान जल को देना पूजा पाठ में तो हम करते हैं, लेकिन जीवन के हर दिन में हम करें, यही एक सीख ऐसे संगोष्ठी से हमें मिलनी चाहिए। आज मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे आयोजकों को। जब मैं यहां पहुंचा, मैं देख रहा था बारीकी से, कहीं प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मैं मंच पे पहुंचा तो मंच में भी जितना भी हो सके एक प्राकृतिक वातावरण तैनात किया गया है। जहां से मैं बोल रहा हूं, ये इस्पात से या किसी और से नहीं बना, लेकिन हमारे बैम्बू की तरफ से हम ये बनाया गया है। मैं देख रहा हूं मंच पे, अभी अतुल जी मुझे कह रहे थे, जब स्थान चुना गया, ये आम का पेड़ यहां लगा हुआ था। स्थानीय तौर पर कोई कार्यक्रम होता है, चाहे शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, तो कहा जाता कि ये पेड़ को हटाओ, मंच बनाओ। लेकिन इस कार्यक्रम में मंच में छेद किया गया, लेकिन पेड़ को बचा के रखा गया। और वहीं जल अभिषेक परमादरणीय भैया जी जोशी जी और हमने किया। अर्थात इसका मतलब क्या है? मनुष्य जाति को यह समझना होगा कि हम पृथ्वी के मालिक नहीं। जिस तरीके से आप घर किराए पे लेते हो, हम लोग किराएदार हैं इस पृथ्वी के, और पृथ्वी हमारी मालिक है। ये भावना हमें अपने दिल में और अपने आत्मा में एक नई भावना जागरूक करनी होगी। आज जल संरक्षण का नया अध्याय की शुरुआत हो रही है, और यह हो रही है आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में। हमारे पंत प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत उभर रहा है विश्व में एक नक्षत्र के रूप में। आज 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभरा है। 8 साल पहले हम 13 नंबर पे थे, आज 5 नंबर पर हम आ चुके हैं। तालियां थोड़ी कम बजी। मैं बताता हूं क्यों। 5 नंबर हम आर्थिक शक्ति के रूप में हैं, विश्व भर में 1 नंबर हम आध्यात्मिक शक्ति के रूप में हैं। वही भारत है जिसने 5 धर्मों को जन्म दिया है। ये वही भारत माता है जहां विश्व का अध्यात्म की शुरुआत हुई है। और आज जब भारत एक नक्षत्र की तरह विश्व पटल पर उभर रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, केवल विकास और प्रगति के विषय में नहीं, केवल अध्यात्म के विषय में नहीं,
लेकिन विश्व के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में उभर रहा। और जिम्मेदार नागरिक का रूप क्या होता है? पर्यावरण के प्रति एक जिम्मेदारी, आकाश, जल, वायु, भूमि, अग्नि, पंच तत्व, पंच महाभूतों के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में, शांति का झंडा लेकर बापू का देश, महात्मा गांधी का देश, शांति का एक संदेश लेकर विश्व भर में अगर कोई देश निकल रहा है तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत निकल रहा है। और अगर आर्थिक, आध्यात्मिक, प्राकृतिक, अहिंसा, इन सभी 4-5 मुद्दों को आप जोड़ोगे तो भारत अपनी सोच और विचारधारा और अपनी परंपरा वासुदेव कुटुंबक को मानकर पूरे विश्व एक परिवार है, उस सोच और विचारधारा के साथ आगे अग्रसर बढ़ रहा है। और इसका उदाहरण हमने कोरोना काल में देखा, जब हर देश अपने दीवारों को उठा रहा था। वो केवल भारत था जिसने दवाइयों को 100 देशों में भेजा, और जिस भारत में इतिहास में कभी भी वैक्सीन का आविष्कार नहीं हुआ था, 2 वैक्सीन का आविष्कार करके हमने 100 देशों में भेजकर दुनिया के लोगों का जान बचाने का कार्य किया। तो दायित्व हमारा है, आज दायित्व हमारा है हमारे नागरिकों के प्रति केवल नहीं, और इसलिए यह मंच महत्वपूर्ण है, इसलिए यह संगोष्ठी महत्वपूर्ण है कि दायित्व हमारा है केवल भारत के प्रति नहीं, दायित्व हमारा है पूर्ण विश्व के प्रति। यह एक नई भूमिका भारत की बनने जा रही है। और इसी भूमिका में आज मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है कि जल का सुजलाम संगोष्ठी मोक्षदायिनी मां शिप्रा के नदी के तट में बसे हुए उज्जैन महाकाल की नगरी के तट पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इस बात की भी मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी सरकार मां शिप्रा को शुद्ध और प्रभावमान करने के लिए 600 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत की है, और उसी के साथ मां शिप्रा को दोबारा जीवित करने के लिए 432 करोड़ का नर्मदा शिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना की भी शुरुआत यहां की गई है। नदियों को जोड़ने का सोच हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और पूरे देश में अगर यह परियोजना की शुरुआत अगर की गई है तो वो मध्य प्रदेश में ही केन बेतवा लिंक के द्वारा 45,000 करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत की गई। जल संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा का एक मुख्य अंग सदैव रहा है। अभी अतुल जी कह रहे थे मंच से, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, हमारी कार्य पद्धति क्या है। 2 सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित है, जहां एक तरफ अंत्योदय की सोच और विचारधारा, वहीं दूसरे तरफ एकात्म मानववाद की सोच और विचारधारा पर आधारित है। और अगर इन सभी मूल्यों को, सिद्धांतों को हम जोड़ें तो यह जिम्मेदारी आज भारत के हर नागरिक की बनती है।
जल के प्रति सम्मान, जल के प्रति सम्मान, जल का संरक्षण, यह तभी संभव होगा जब देश के 140 करोड़ नागरिक इस जिम्मेदारी को केवल ग्रहण न करें, इसे जिम्मेदारी न माने, लेकिन इसे अपना धर्म माने। जो जल अभिषेक किया जाता है पूजन के समय में, उस जल के प्रति एक मान सम्मान रखना हमारे अंतर आत्मा की आवाज और पुकार होनी चाहिए। और इसलिए मुझे खुशी है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार भारत के 75 साल के इतिहास में जल संसाधन के लिए एक नया मंत्रालय की शुरुआत की गई। पहले बार इस देश में गंगा नदी को बचाने के लिए नमामि गंगे जैसी योजना की शुरुआत की गई। पहले बार इस देश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना की शुरुआत की गई। पहली बार इस देश में गजेंद्र सिंह शेखावत जी के मंत्रालय में जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई, और जिस जल जीवन मिशन का बजट पिछले 2 वर्षों में 300% बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का बजट बनाया गया है, जिसके तहत 10 करोड़ लोगों के घर में पानी पहुंचाने का कार्य किया गया है। इंद्र देवता अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं, पर क्या इंद्र देवता का आशीर्वाद आप और हम ग्रहण करते हैं? क्या उस आशीर्वाद का संग्रहण हम करते हैं? यह प्रश्न पूछना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राचीन काल के इतिहास में अगर आप जाओगे, भारत के 1500 साल पुराना इतिहास, उस कालखंड में जब साम्राज्य बसे हुए थे, उस जमाने में भी जल संरक्षण और जल संग्रहण का कार्य किया जाता था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता था। ग्वालियर का किला उसका बेहतरीन उदाहरण है, जहां 15 ताल ग्वालियर के किले पे बनाए गए हैं। वो प्राचीन काल था जब शहर ग्वालियर किले को पानी नहीं देता था, लेकिन ग्वालियर किला शहर को पानी उत्पन्न कराता था। और मेरा संकल्प है कि इस आने वाले सदी में ऐसा वातावरण हमें तैनात करना होगा, वैसे प्राचीन काल तक की तरह कि 10 लाख की आबादी के ग्वालियर को भी उसी किले से पानी हमें उत्पन्न करवाना होगा, जल संरक्षण और संग्रहण के आधार पर। और कैच द रेन योजना, वर्षा ऋतु के संग्रहण के लिए एक योजना और कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जल संरक्षण कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई फिजिक्स नहीं है, विशेषज्ञों के द्वारा बनाया हुआ, उत्पन्न किया हुआ कोई भंडार नहीं है। यह आपके और हमारे जीवन का एक बहुत अमूल्य भाग सदैव बनना चाहिए। और इसलिए यह अभियान देश के कोने कोने तक सीमित ना हो। इस मंच से जरिए यह अभियान विश्व में जाए, यही मेरी आशा और अभिलाषा और मनोकामना है। आज सारे विशेषज्ञों को मैं बधाई देना चाहता हूं। अभी मृगेंद्र सिंह जी बता रहे थे, ये 3 दिनों की संगोष्ठी के आधार पर
जो परिचर्चा हुई है, जो विचारों का आदान प्रदान हुआ है, अब चुनौती हमारे सामने है कि इन विचारों का जो आदान प्रदान हुआ है उसका एक्शन प्लान बने, जिसके आधार पर यह सुमंगलम और सुजलाम नींव का पत्थर की स्थापना इस कार्यक्रम से हो जाए। यही मेरी कामना और मनोकामना है। चुनाव आता है तो हम लोग लड़ाई के मोड में हो जाते हैं, पर आज इस मंच से एक संदेश जाना चाहिए। चाहे किसी भी जिंदगी के मोड़ में कोई भी व्यक्ति हो, कि लड़ाई की मोड़ पे हमें लगना होगा जल संग्रहण के लिए, जल संरक्षण के लिए। क्योंकि अंत में इतना ही मैं कहूंगा कि जन जन जुड़ेगा, जन जन जुड़ेगा तभी जल बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये केवल इस तरफ से नहीं, इस समवेत